सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह पूरा मामला क्या है और इसमें अब तक क्या क्या हुआ है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। वर्ष 1991 में इसरो ने रशिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत रशिया भारत को क्रायोजेनिक बेस्ड फ्यूल्स डेवलप करने की तकनीक ट्रांसफर करने के लिए राजी हो गया था। और यह काम करने के लिए रशिया ने भारत के साथ सिर्फ 235 करोड़ रुपए की एक डील की थी, जबकि इसी तकनीक के लिए अमेरिका ने भारत से 950 करोड़ रुपए और फ्रांस ने 650 करोड़ रुपए मांगे थे। रशिया के साथ समझौता करके भारत ने फ्रांस और अमेरिका को नाराज कर दिया, लेकिन इसके बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दबाव में आकर रशिया ने भारत को क्रायोजेनिक बेस्ड फ्यूल्स डेवलप करने की यह तकनीक ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। यानी यह डील नहीं हो पाई क्योंकि रशिया ने ट्रांसफर करने से इनकार किया। यहां आपको यह समझना भी जरूरी है कि क्रायोजेनिक बेस्ड फ्यूल्स की तकनीक क्या होती है। क्रायोजेनिक इंजन शून्य से बहुत नीचे के तापमान पर काम करते हैं। -238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। इस तापमान पर क्रायोजेनिक इंजन का ईंधन यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसें लिक्विड बन जाती हैं। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक इंजन में जलाया जाता है। जब लिक्विड ईंधन जलता है तो उससे इतनी ऊर्जा पैदा होती है जिससे क्रायोजेनिक इंजन को 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार मिल पाती है। लेकिन रशिया ने जब यह तकनीक भारत को देने से इनकार कर दिया तो भारत के सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचा था और वो था अब खुद क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करना। तब इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के विकास करने का फैसला किया और इसके लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। एस नंबी नारायणन नाम के एक वैज्ञानिक को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। नंबी नारायणन वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार भारत में लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी का विकास किया था। इसरो के PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में इसी तकनीक पर आधारित इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। उस समय नारायणन सेकंड स्टेज PSLV और फोर्थ स्टेज PSLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। लेकिन वर्ष 1994 में एस नंबी नारायणन और उनके साथियों को केरल की पुलिस ने कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 20 अक्टूबर 1994 को केरल पुलिस ने मालदीव्स की एक महिला को गिरफ्तार किया, जिस पर यह आरोप था कि वो अपना वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भारत में रह रही थी। लेकिन अगले ही महीने केरल पुलिस ने इसरो के 2 बड़े वैज्ञानिकों एस नंबी नारायणन और डी शशि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि इसरो में क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के प्रमुख नंबी नारायणन और उनके सहयोगी शशि कुमार ने उस महिला को इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज सौंपे थे। पुलिस का यह भी कहना था कि ये दोनों इसरो में जासूसी करके इंजन के विकास से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो विदेशी एजेंट्स को सौंपी जा सके। और इसके बाद नारायणन को 50 दिनों तक जेल की सजा काटनी पड़ी, यानी 50 दिन तक वो जेल में रहे। इंटरोगेशन के दौरान उन्हें टॉर्चर भी किया गया। बाद में इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को सौंप दिया गया। हालांकि वर्ष 1996 में CBI ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और इसमें पूरी जांच और अधिकारियों की मंशा पर बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। नंबी नारायणन को क्लीन चिट देते हुए CBI ने यह भी सिफारिश की थी कि जिन अधिकारियों ने इस केस को गलत तरीके से पेश किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी CBI के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए नंबी नारायणन के पक्ष में फैसला सुनाया। इंसाफ की इस लड़ाई की अंतिम कड़ी अभी बाकी है। 1996 में CBI की सिफारिश के बावजूद आज तक दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केरल में कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इस दिशा में कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया। और अब वैज्ञानिक नंबी नारायणन इन्हीं पुलिस अधिकारियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और इस मुहिम में हम यानी जी न्यूज उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि मीडिया ने कभी भी इस पूरे मामले को बहुत तवज्जो नहीं दी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अपने देश के इन वैज्ञानिकों के साथ जो नाइंसाफी हुई है और देश को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी ही चाहिए। 3 of them and 100
finally, India has successfully set a record by launching 104 satellites into orbit. India breaking, about 3 hours ago, not even that maybe, breaking this world record, 104 satellites. Рекорд установила Индия. Ракета-носитель Polar вывела в космос 104 спутника единовременно. Индия одной ракетой запустила на орбиту сразу 104 спутника. वर्षों पहले हो जाता ये चमत्कार अगर वैज्ञानिकों के साथ नाइंसाफी ना हुई होती। अगर इसरो की टीम को जासूसी के केस में ना फंसाया जाता तो कई साल पहले मंगलयान हो जाता कामयाब। ये कहानी है एस नाम्बी नारायणन और उनके साथियों की। ये तस्वीर इसी महीने की 15 तारीख की है जब PSLV C-37 पर सवार होकर श्रीहरिकोटा से एक साथ 104 सैटेलाइट्स ने अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ऐसे कई सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग आज से कई वर्ष पहले कर सकता था अगर इसरो के वैज्ञानिक एस नाम्बी नारायणन और उनकी टीम को जासूसी के केस में फंसाने की साजिश नहीं रची गई होती। ये एक ऐसा मामला है जिसने कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे इसरो को करीब कई वर्ष पीछे ढकेल दिया। ये उस फर्जी जासूसी केस का विश्लेषण है जिसने इसरो के उन वैज्ञानिकों की टीम को जेल में पहुंचा दिया था जो देश के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाने के मिशन में लगे थे। इसलिए जी न्यूज की टीम ने फैसला किया कि इस पूरे मामले को आप तक पहुंचाने के लिए हम सीधे श्रीहरिकोटा जाएंगे। जिन वैज्ञानिकों को इज्जत, मान, सम्मान और प्यार मिलना चाहिए, हमारे सिस्टम ने उन्हें जेल में डाल दिया। करीब 50 दिनों की जेल और पिछले 22 साल से अदालत के चक्कर लगा रहे वैज्ञानिकों को सम्मान देने का क्या हमारा यही तरीका है? ये घटना वर्ष 1992 की है जब रूस ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया था। भारत को महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन के लिए ऐसे रॉकेट इंजन की जरूरत थी जो उसके सैटेलाइट्स को स्पेस में प्रक्षेपित कर सके। रूस के इनकार करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन और उनकी टीम को क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने की अहम जिम्मेदारी दी गई। नाम्बी नारायणन वही वैज्ञानिक थे जो वर्ष 1970 में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी को भारत लेकर आए थे। यहाँ तक कि देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सतीश धवन इनके काम से बेहद खुश थे। I worked in ISRO for 36 years. I was actually working with Dr. Abdul Kalam to begin with. I got actually interested in the liquid rockets, so I thought I should do something on that. We signed the contract during '91. And we should have got the first cryogenic GSLV during '99, it was 8 years from that date. But in between '93, '94, the contract broke. '94, the contract completely broke. We were trying to get the cryogenic system. A cryogenic engine is going to sit on top of the rocket. But then, when it came to the spy case, all of a sudden, Kerala police came and arrested me, stating that I have transferred the technology to the foreigners. Of course, they were telling that it is the Vikas technology and the cryogenic technology. अचानक केरल पुलिस ने नाम्बी नारायण के साथ क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों को इसरो की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज दूसरे देश में भेजे थे। साथ ही
केरल पुलिस ने इस मामले में मरियम रशीदा और फौजिया हसन नाम की 2 महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया, जिन पर आरोप था कि वो मालदीव की खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई थी। States that A, this is a false case, and B, that these are the people who have committed certain crimes. Now the question is, if it is and their statement was accepted at the CBI, the CJM court level, later accepted at the High Court, further accepted at the Supreme Court. मामला काफी गंभीर था और ऐसे में इसकी जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई से कराने का फैसला किया गया। करीब 2 साल तक चली सीबीआई की जांच में नाम्बी नारायणन और उनके साथियों पर लगे आरोपों को फर्जी पाया गया। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ कहा कि इसरो की जासूसी हुई ही नहीं और केरल पुलिस ने बिना सही जांच किए ही इसरो के वैज्ञानिकों को हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में खुफिया एजेंसी आईबी की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। सीबीआई ने रिपोर्ट में साफ कहा कि आईबी ने जिन 2 मालदीव के महिलाओं के आधार पर इन वैज्ञानिकों को गिरफ्तार किया है वो गलत है और क्रायोजेनिक इंजन से जुड़े किसी भी रिपोर्ट की कोई चोरी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठता है, तो फिर क्या इसरो किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हो गया? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मालदीव की इन दोनों महिलाओं को इसरो के वैज्ञानिकों को जासूसी के केस में जानबूझकर फंसाने के लिए भारत भेजा गया था? जासूसी के इन आरोपों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 1998 में अपने अहम फैसले में नाम्बी नारायणन के खिलाफ सारे आरोप खारिज करते हुए पूरे मामले की पुलिस जांच पर सवाल उठा दिए। After 1.5 years investigation, they found that this is a false case, and in that false case, a contributor to the nation is arrested, and thereby the ISRO, the Space Agency of India, is shattered, and that delayed 15 years about to acquire cryogenic engine. If this case was not there, we could have developed cryogenic engine in the year 2000 itself. नाम्बी करीब 22 साल से अदालत का चक्कर लगा रहे हैं और अब उनका मकसद केरल पुलिस के उन अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का है जिन्होंने उनके करियर को खत्म कर दिया। Dreams were lost, and my health was lost. My family had a problem. Actually, I could not get my daughter and son married in time. Innumerable losses, associated losses. You can't walk on the street for no fault of yours. You have done no crime. नाम्बी नारायणन के समर्थन में देश के कई बड़े वैज्ञानिकों ने इंसाफ की मांग की है। इतना ही नहीं, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने केरल में जाकर नाम्बी नारायणन से उनके घर पर मुलाकात भी की थी और उनके केस को अच्छी तरह समझा था। देखिए, इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और जो इसरो ने कामयाबी हासिल की है तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लोगों का योगदान जरूर हो सकता है। मेरा मानना है दैट पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट टू डिफेम द इसरो। क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने में लगे इन वैज्ञानिकों को गिरफ्तार किए जाने से इसरो के मिशन पर ब्रेक लग गया और वर्ष 1992 में शुरू हुआ क्रायोजेनिक इंजन मिशन का सफल टेस्ट साल 2014 में जाकर पूरा हुआ, यानी करीब 22 साल बाद। और अगर ये काम पहले हो गया होता तो आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत दुनिया के तमाम देशों से कहीं आगे निकल चुका होता। खैर, भारत ने धीरे धीरे ही सही अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी जगह बना ली और आज भारत बड़े बड़े देशों से आगे निकल चुका है। लेकिन यहाँ हमारे सिस्टम को नाम्बी नारायणन के मामले को याद रखना होगा और इस मामले में जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा देनी होगी। नाम्बी नारायणन की जिंदगी तबाह हो चुकी है और उनके साथी थक हार करके कानूनी जंग से पीछे हट गए हैं। नाम्बी के लिए लड़ाई एक टूटे सपने और बिखरे हुए जिंदगी को समेटने की है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। इसरो में जासूसी का यह मामला बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह है। एक ऐसी कहानी जिसमें विलेन कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन इसके पीड़ित हमारे ही देश के हमारे अपने वैज्ञानिक हैं। इसरो में जासूसी का यह फर्जी मामला देश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि उस समय क्रायोजेनिक इंजन का विकास इसरो की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इसरो जासूसी कांड का एक दूसरा पक्ष भी है जो इस पूरे प्रकरण को
और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है, क्योंकि इस पूरे कांड के बाद लगातार ये सवाल उठता रहा कि अगर किसी वैज्ञानिक ने जासूसी नहीं की थी तो फिर उन्हें फर्जी केस में फंसाया क्यों गया? क्या इसका मकसद इसरो की क्रायोजेनिक इंजन के विकास की परियोजना को असफल बनाना था? क्या ये एक षड्यंत्र था? इस सवाल के जवाब में एक धारणा काफी प्रचलित है। इस धारणा के मुताबिक इस जासूसी कांड के पीछे अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हाथ था। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका पहले से ही इस बात के विरोध में था कि भारत क्रायोजेनिक इंजन का विकास करे, क्योंकि ऐसा होते ही भारत ज्यादा वजन वाले सैटेलाइट्स लॉन्च करने के कारोबार में अमेरिका और फ्रांस का एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन जाता, जो कि अब हो चुका है। इसरो जासूसी मामले पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख किताब पत्रकार ब्रायन हार्वे की है, जिसका नाम है रशिया इन स्पेस द फेल्ड फ्रंटियर। इस किताब में कई दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया गया है कि CIA ने इसरो के क्रायोजेनिक इंजन विकास कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया था। अगर 90 के दशक में क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भारत ने कामयाबी हासिल कर ली होती तो अंतरिक्ष की दुनिया में आज भारत सुपर पावर बन चुका होता। ये देश के हित से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी खबर है, और इस मामले में जी न्यूज उन वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते थे। यही हम भी चाहते हैं और आज इसीलिए हम इन वैज्ञानिकों का साथ दे रहे हैं और आपके सामने आज हम ये खबर लेकर आए।